ताल टोके में आज का मुद्दा है पाकिस्तान का रिमोट। रिमोट से मेरा सीधा मतलब है पाकिस्तानी आर्मी और उसके प्रमुख यानी उसके चीफ से। पाकिस्तान को बुरा ना लगे इसलिए क्लियर कर देते हैं कि खुद पाकिस्तानी आर्मी ने माना है कि वो पाकिस्तान में सरकार का रिमोट है और उसे बटन दबाकर किसी भी सरकार को बदलने में, किसी भी प्रधानमंत्री को ऑन एंड ऑफ करने में मजा आता है। जैसे चैनल बदलते हैं ना, ठीक उसी अंदाज में। बहस पर आए, सबसे पहले आपको अपडेट दे देते हैं। शहबाज सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ अपॉइंट कर दिया है। लिस्ट में कई नाम थे लेकिन मुनीर के नाम की पर्ची निकली। तारीफ बता दूं कि आसिम मुनीर बाजवा के ही करीबी हैं, आईएसआई के हेड रहे हैं, लेकिन इमरान खान नियाजी ने 8 महीने में ही हटवा दिया। मान सकते हैं कि इस वक्त भरे बैठे हैं। मुनीर जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेंगे, जो रिटायरमेंट से पहले कल जाते जाते पाकिस्तान की सियासत में बड़ा बॉम्ब फोड़ गए हैं। पाकिस्तान में ऐसा धमाकेदार रिटायरमेंट शायद ही किसी आर्मी चीफ का रहा होगा। यूं तो बाजवा ने 71 की जंग में पाकिस्तान की हार पर भी बड़ी बात कही, उसे सियासी नाकामी बताया, लेकिन उन्होंने बड़ा विस्फोट ये कबूल करके किया कि पाकिस्तान में आर्मी ही सरकार को ऑपरेट करती है। कहने को भले ही डेमोक्रेसी कह लिया जाए, चुनाव भी करा लिए जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री इलेक्टेड नहीं, आर्मी सिलेक्टेड होता है। आर्मी को जो भाता है सरकार बनाता है। लेकिन फिर ये भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी फेयरवेल स्पीच में उन्होंने इमरान खान नियाजी के आरोपों पर सफाई भी दे दी। इमरान खान को झूठा बता दिया। उनकी सरकार गिरने की सो कॉल्ड विदेशी साजिश में सेना के शामिल होने के आरोपों को भी खारिज कर दिया। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि बाजवा जो बोल गए आप उसे ब्रह्म वाक्य या ब्रह्म ज्ञान मान ले, क्योंकि सवाल ये भी उठता है ये सब कुछ, जी हाँ, ये सब कुछ उन्हें 6 साल तक क्यों नहीं दिखा? अगर वो कहते हैं कि सरकार में सेना की दखल नहीं होनी चाहिए तो फिर 6 साल वो क्या करते रहे? तो बाजवा जाते जाते सच बोलकर जा रहे हैं या फिर इमरान और शहबाज के सिर पर ठीकरा फोड़कर जा रहे हैं? रिटायरमेंट से पहले उनकी बेहिसाब प्रॉपर्टी का जो भेद खुला है, कहीं ये उसकी भड़ास तो नहीं है? ये सवाल भी पूछ रहे हैं पाकिस्तान में एक्सपर्ट्स। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। गवर्नमेंट के इदारों के सरबरा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साथ कह रहे हम सियासत में नहीं। फौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है लेकिन कभी भी मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। मैं जो चीजें जानता हूं, मैं अपने मुल्क की खातिर मैं चुप हूं। पाकिस्तान आज संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है और कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान को इस माशी बुरान से निकाल नहीं सकती। मार धाड़ करके, डरा धमका के अगर समझ रहे हैं कि इस तरह फौज का वकार ऊपर चला जाए तो नफरतें बढ़ रही हैं। और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में हर अदारे, सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी से भी गलतियां हुई हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जनरल बाजवा ने मान ही लिया कि पाकिस्तान में जो सेना है वही रिमोट है, यानी कहना चाहिए रिमोट कंट्रोल सेना के पास है और अपनी मर्जी से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से वो प्रधानमंत्री को ऑफ एंड ऑन यानी चेंज करती रहती है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, कॉलमनिस्ट तारिक फतेह हमारे साथ हैं, अमजद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट हैं पीओके के, वो हमारे साथ हैं। मेजर जनरल सिन्हा आपको दिखाई दे रहे हैं, मेजर जनरल एसपी सिन्हा, और हमारे साथ एजाज अहमद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल तो एजाज अहमद आप ही से है, तो कबूलनामा आप ही की फौज दे रही है, साफ कह रही है कि हु कॉल्स द शॉट्स इन पाकिस्तान बता रहे हैं जनरल बाजवा बता कर गए। देखिए, एक तो ये एक रूटीन का काम है। इश्यूज आपके यहाँ भी हैं, इश्यूज हमारे यहाँ भी हैं। ऐसा तो नहीं है ना, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है, दुनिया की कोई सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसमें इश्यूज नहीं होते। हमारे यहाँ भी इश्यूज हैं और हम उन इश्यूज से भागते नहीं हैं, उनको एड्रेस भी करते हैं। लेकिन अभी जो आप तबसरा फरमा रही थी
वो मेरा ख्याल है कोई ऐसा लगता है कि शायद कोई गैर मामूली बात हो गई। ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। एक आदमी फौज में भर्ती हुआ और 40 साल उसने सर्विस की तकरीबन, और उसके बाद वो आर्मी चीफ अपॉइंट हो गया। हमारे यहाँ जरा चूंकि डायनामिक्स सोसाइटी की डिफरेंट हैं, इश्यूज डिफरेंट हैं और पॉलिटिक्स का अंदाज डिफरेंट है, तो ये चीजें होती हैं, हमारे यहाँ डिस्कशन में भी आती हैं। लेकिन आप लोगों से एक सवाल ये है कि क्या आपके चैनल्स, जब आपके यहाँ कोई इस तरह की अपॉइंटमेंट का मामला आता है, तो क्या आप अपनी अपॉइंटमेंट को भी इसी तरह डिस्कस करते हैं जैसे हम अपनी अपॉइंटमेंट को करते हैं? क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप क्या ऐसे डिस्कस किया जाता है कि नहीं। हाँ, अब जवाब लीजिए। सवाल सुन लिया आपने, अपने सवाल पूछ लिया। मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। नहीं, सवाल पूछा है तो जवाब तो आपको मिलेगा। नहीं, सुने, जवाब ले लें। जी। जवाब ले लें। हाँ। आपके सवाल का जवाब एक सवाल है। आपने कितनी बार सुना है कि फला जनरल ने इंडिया के फला प्रधानमंत्री का तख्ता पलट कर दिया है, जेल में डाल दिया है, देश से भगा दिया है? कितनी बार सुना है? देखिए, ये जो अभी मैं कह रहा था कि इश्यूज हैं हमारे, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। आप, हमने नहीं सुना, जब हमने नहीं सुना, लेकिन आप मुझे ये बताइए, देखिए ना, हम अपनी तारीख से, आप अपनी तारीख से फरार नहीं हो सकते। जो आपकी हिस्ट्री है आपको उसको ओन करना पड़ता है। इश्यूज हैं हमारे यहाँ, लेकिन पाकिस्तान में एक सोसाइटी का कल्चर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। फिर हम खुद भी अपने इश्यूज को निपटाने के तरीके हमारे अलग हैं। हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, आप इंडिया की हिस्ट्री की बात करने लगे हैं। हमारे यहाँ मैं ये वही तो कह रहा हूँ ना कि हमारे यहाँ इश्यूज हैं, लेकिन हम अब उनको एड्रेस करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इससे पहले कभी हमने ये नहीं सुना कि हमने ट्रांजिशनल टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन का फैसला किया। गुज़िश्ता रोज ये बाकायदा ऐलान भी किया जनरल बाजवा ने। और मैं जेंटलमैन जो आर्मी चीफ बने हैं, मैं इनको, आप ये तो बताएं मुझे, से जानता हूं। अरे आप ही के यहाँ एक्सपर्ट सवाल पूछ रहे हैं, एजाज अहमद। तो डीजी ISPR पिछले 70 सालों में आकर पाकिस्तान की आवाम से झूठ बोलते थे क्या कि हम हमारी सरकार में कोई दखलंदाजी नहीं है, हम सरकार में कोई इंटरफेयर नहीं करते। जब ये कलभूषण वाला वाकया हुआ, तो आपके जनरल से आकर झूठ नहीं बोला अपनी आवाम से? आपने हमको चक्कर देने की कोशिश नहीं की कि ये F-16 हमारा गिर गया था? ये सवाल का जवाब है, जो बनाने वाली है, आप सवाल का जवाब दे रहे हैं। Please don't make me feel like I'm asking you a question about history and you are answering something vague from chemistry. Please don't do that. No. Please don't do that. तो आपके जो सवाल है, सवाल समझे, उसमें लॉजिक और सुनिए ना प्लीज। सर ऐसा मत करिए ना कि लोग सोचे कि कॉमन सेंस भी नहीं है। प्लीज सर ऐसा मत कीजिए। तो आप एक तरफ आपके डीजी ISPR झूठ बोल रहे थे बीते 70, 72, 75 साल से, या दूसरी तरफ जनरल बाजवा सच बोल रहे हैं? मतलब इन दोनों में से कौन झूठ और कौन सच बोल रहा है? मैं बस आपसे इतना छोटा सवाल पूछ रही हूँ, 30 सेकेंड्स है। कौन सच्चा और कौन झूठा आपके यहाँ? देखिए ना, किसी डीजी ISPR ने आकर ये नहीं कभी कहा कि इश्यूज नहीं है या हमने मदाखलत नहीं की। जनरल बाजवा ने ये जुर्रत की कि अपनी गलतियों को तस्लीम किया। आपके यहाँ ये जुर्रत शायद नहीं है इंडिया में कि अपनी गलती को तस्लीम करें। जनरल बाजवा ने कल आकर एक तस्लीम किया कि हमने गलती की और हम एक सेकंड, एजाज अहमद जी, किस गलती की आप बात कर रहे हैं? भारत की आप बात कर रहे हैं। आप भारत के बारे में, मैं समझती हूँ आपकी समझ को, चलिए आपकी समझ को मैं समझना चाहती हूँ। भारत में फौज ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसे उन्हें ओन करना चाहिए, उन्होंने ओन नहीं किया? सुनने का हौसला रखे ना। हाँ, सुनने का सर, भाषण के लिए नहीं बुलाया ना सर, ये भाषण नहीं, वाद विवाद है। आपने समझौता एक्सप्रेस को आग लगवाई, समझौता एक्सप्रेस उसमें मुलव्वस हुए, लेकिन आपने ये गलती तस्लीम नहीं की। ठीक है जी, आपने बांग्लादेश बनवाया, आपने साजिश की, मुक्ति बाहिनी को पैसे दिए, लेकिन कभी इंडिया ने ये गलती तस्लीम करने के बजाय मोदी जी ने तो ढाका में खड़े होकर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है इस बात का? कौन है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? कोई सोर्स होगा ना, आपने कहीं पढ़ा होगा, या तो पाकिस्तान में पढ़ा होगा, किसी इंटरनेट पे पढ़ा होगा, कहीं पढ़ा होगा। आपने जीनोसाइड पढ़ा है? किन हालात में बांग्लादेश बना, आपने उसकी हिस्ट्री पढ़ी है? मैंने मोदी जी की तकरीर सुनी ढाका यूनिवर्सिटी में, जो हम सीना ठोक कर ये कह रहे थे कि जी हमने बांग्लादेश बनवाया। ठीक है ना एजाज अहमद, आप शायद कंफ्यूज हो गए। करने की रिवायत नहीं है हमारे यहाँ, ये है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड।
I'm debating on General Bajwa's statement. There is no Narendra Modi in General Bajwa's statement. So please don't go to Narendra Modi. Stick to the topic. आप अपनी गलतियों पर बात कर लें जनाब, आप अपनी गलतियों पर बात कर लें। चलो गौरव भाटिया से एक कमेंट ले लेती हूँ, हो गया आपका भाषण का वक्त पूरा हो गया। अब सवालों के लिए तैयार रहिएगा जनाब, वाद विवाद के लिए आए हैं। अभी जो कॉन्टेक्स्ट है, देखिए सारे गेस्ट इस वक्त हंस रहे हैं, अभी जो कॉन्टेक्स्ट है वो तारिक फतेह से आप समझेंगे कि क्यों हुई थी 71 की वॉर, मुक्ति वाहिनी क्यों बनी, वो सवाल का जवाब सुनिएगा। गौरव भाटिया ये कह रहे हैं आप अपनी गलती नहीं मानते हैं, हम तो अपनी गलती तो मानते हैं, ये ऐसे आरोप लगा रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, चलिए अब सुन लीजिए, कोई बात नहीं, अब सुन लीजिए ना, मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। एजाज अहमद, क्या आपने कभी कोई गलती नहीं की? जवाब, मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। एजाज अहमद, क्या आपने कभी कोई गलती नहीं की? जवाब, गौरव भाटिया। देखिए आदित्य जी, ये फटीचर भिकमंगा आतंकिस्तान देश है और यहाँ लोकतंत्र कभी रहा ही नहीं है। चर्चा हो रही है तो तथ्यों पे होनी चाहिए, और इतिहास गवाह है कि आज़ादी हम दोनों को साथ साथ मिली, भारत और पाकिस्तान को, एक दिन का फर्क था, लेकिन 35 साल इनके यहाँ डिक्टेटरशिप रही। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लताड़ के हटाया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लताड़ के हटाया जाता है इनके यहाँ। हमारे यहाँ कितना सम्मान मिलता है। इसके अलावा भारत से इनकी क्या तुलना है। हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। कबूलनामे की बात होती है तो इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति इतनी अच्छी है कि वो प्रबल तौर पे भारत का जो हित है वो साधते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी। और दूसरी तरफ क्या ये सत्य नहीं है कि जो नए इनके आर्मी चीफ आ रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर, ये वही व्यक्ति हैं जो पुलवामा के मास्टरमाइंड हैं। और इनको याद होगा कि पुलवामा के बाद जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, आपके कार्यक्रम का नाम ताल ठोक के है, उसी तरह से हमने, हमारी जो आर्मी है जिसका शौर्य और लोहा पूरा विश्व मानता है, घुस के ठोका पाकिस्तान को। दूसरी बात मत भूलिएगा कि इनके यहाँ जो प्रधानमंत्री होता है वो केवल और केवल कठपुतली होता है, और कठपुतली कैसा, उसको चलाता तो आर्मी चीफ है। लोकतंत्र की कोई इज्जत है ये लोग थोड़ी ना करते हैं। और जो आउटगोइंग है बाजवा जी, ये बाजवा क्या कहते हैं, ये तो खुद ही कह चुके हैं कि जब हमारा शेर विंग कमांडर अभिनंदन पकड़ा गया था तो उसके बाद क्या बोला, शाह महमूद इनके मंत्री बोलते हैं अदिति जी कि थर-थर कांप रहे थे बाजवा, थर-थर कांप रहे थे, कह रहे थे अगर छोड़ा नहीं इस शेर को तो पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाएगा। ये सत्य है। अब मैं एक बात उठाता हूं, आप इनसे ये पूछिए कि हम पे ठीकरा फोड़ते हैं। अरे क्या ये कबूलनामा इमरान खान ने नहीं दिया कि 40,000 आतंकी इनकी भूमि पे हैं? क्या ये सत्य नहीं है FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है? क्या ये सत्य नहीं है कि आपके पूर्व के प्रधानमंत्री खुद ये कहते हैं कि आतंक को बढ़ावा देता है पाकिस्तान, और उसके बाद भी ये हम पे ठीकरा फोड़ना चाहते हैं? देखिए कमजोरी आप में है, अपने आप को बदलिए। एक तरफ एक बात कह के अंत करूंगा, नरेंद्र मोदी जी, एक सेकंड बात पूरी हो जाने दीजिए, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको मंच दे दूंगी। पूरा सवाल सुन लीजिए, उनके सारे सवाल सुनिए, जवाब दीजिएगा। गौरव भाटिया बात पूरी करें। देखिए फर्क क्या है अदिति जी, ये लोग जानते हैं गधे बेच के ये अपनी अर्थव्यवस्था चलाते हैं। आपने देखा है कहीं और गधे बेच रहा है? अरे आपके पास प्रधानमंत्री की कार में पेट्रोल भराने का रुपया नहीं है, और आतंकिस्तान आपका, आप बताइए कोई और देश है अदिति जी जहां पे एक UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हफीज सैयद एक पॉलिटिकल पार्टी बना ले? अरे हो सकता है भविष्य में इनका प्रधानमंत्री हो, बच्चा पैदा बाद में होगा, AK-56 हाथ में पहले होगी। जितने डॉक्टर इंजीनियर है हमारे यहाँ उससे ज्यादा इनके यहाँ आतंकी हैं, और उसके बाद भी आके इस तरह की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सोचिए। आप सज्जन व्यक्ति लगते हैं, थोड़ा सा चिंतन करिए। एजाज अहमद, एक तो इनसे एक तो कहिए कि थोड़े अल्फाज मुनासिब इस्तेमाल करें। बदकिस्मती है कि आप लोग गधे संभाल लेते हैं, उनको बड़े बड़े ओहदे दे देते हैं, हम बेच देते हैं, कोई बात नहीं।
अरे लेकिन गधे मुनासिब बेच बात रहे क्या? भैया आप गधे जी बेच हम रहे बेच थे देते हैं ना, हम अपनी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए उससे पैसे कमा लेते हैं। आप उनको सोचिए पता नहीं ये कहाँ हालत है, कहाँ गधे मंत्री बना गधे लेते बेच हैं। रहे हैं। जी आप उनको 40,000 मंत्री बना लेते हैं तो हम क्या इतने करें? तो डॉक्टर नहीं होंगे। आप उनको मंत्री बना लेते हैं तो हम क्या करें? लेकिन है पाकिस्तान में ये जो 20, सारी गुफ्तगू 30 फरमा रहे थे, ये मुझे डॉक्टर बताएं कि इंजीनियर शाह महमूद कितने कुरैशी का बताइए बयान ना। इन्होंने सोर्स क्या है, कहाँ सुना उन्होंने वो बयान, उसका सोर्स क्या है? देखिए ना, ये ऐसे बातें कर देना बड़ा अरे आसान सोर्स होता है। शाह महमूद लेकिन ये आपके आप जैसे पूर्व लोग मंत्री ही ने हैं बोला। जो शाह महमूद दोनों मुल्कों के पहचानते दरमियान हो दोस्ती उनको? नहीं होने देते। अगर हमारे प्रधानमंत्री जो है वो बाइख्तियार नहीं है तो मोदी जी फिर राइवल लेने क्या चले गए थे और फिर एग्रीमेंट भी हुए। ठीक है जी, ये ऐसी बात नहीं है। इश्यूज हमारे यहाँ हैं, इश्यूज आपके यहाँ भी हैं, बहुत सारे इश्यूज आपके यहाँ जरा इश्यूज की नेचर डिफरेंट है, हमारे यहाँ इश्यूज की नेचर डिफरेंट है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल सती सावित्री हैं। जाते हैं नहीं, आप क्या ऐसा तो नहीं है कि आप लोग बिल्कुल सती सावित्री, जिसको आप ही की जबान में कहा जाता है कि आप वो हैं, आप बहुत अच्छे हैं और हम ही खराब अच्छा हैं। ये बताइए, जी एक पूछिए, सवाल मेरा है, पूछिए। सवाल है मेरा, आप लेंगे? हाँ, मेरा सवाल ये है, क्या ये सत्य नहीं है, इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री हैं आपके देश के, उन्होंने कहा 40,000 आतंकी आपके देश में हैं, क्या ये सत्य नहीं है? FATF की ग्रे लिस्ट में आप हैं, भीख का कटोरा कभी अमेरिका की तरफ कभी चीन की तरफ। आपको नहीं लगता सोचने की जरूरत है आपको? और आपकी हिम्मत है कि आप तुलना कर रहे हैं भारत से जो G20 की अध्यक्षता करता है, 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। चलिए, किसी और ने भी कोई सवाल करना तो वो कर लीजिए, फिर मैं एक साथ जवाब दे दूंगा। नहीं, आप अभी जवाब दे दीजिए। दीजिए। मैंने कहा कि हमारे यहाँ इश्यूज हैं, लेकिन आप देखिए ना, टेररिज्म एक वर्ल्ड ओवर फिनोमेना था। टेररिज्म आया और पाकिस्तान में बदकिस्मती से जरा ज्यादा आया, हम सबसे बड़े उसके विक्टिम हैं। फिर आप लोग भी कोशिश करते रहे पाकिस्तान में टेररिज्म को बढ़ावा देने की, कलभूषण एक बहुत बड़ी एविडेंस है इसकी। अच्छा, हफीज सईद पॉलिटिकल पार्टी कैसे बना लेते हैं ये बताइए? इलेक्शन कमीशन है आपके यहाँ, एक UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट एक पॉलिटिकल पार्टी कैसे मान्यता प्राप्त कर लेता है? आपने उसको फंसाया, हमें फंसाए रखने की कोशिश की। हमने एक एक्शन प्लान बनाया और FATF ने तस्लीम किया हमारी एफर्ट को, और हमने नहीं, हफीज सईद आतंकवादी है ये मानेंगे आप? जी न्यूज पे मानिए एजाज जी। देखिए ना, हफीज सईद एक आतंकवादी है, चलिए, एक तो हमारे यहाँ हफीज सईद कोई नहीं है, हमारे यहाँ हफीज सईद कोई नहीं आतंकवादी है। और फिर ये भी जरूरी नहीं है कि इमरान खान साहब की इंफॉर्मेशन, हमारे यहाँ हाफिज सईद है, उनके ऊपर आपने इल्जामात लगाए, हमने आपसे कहा कि एविडेंस दे दें, आपने अब तक एविडेंस प्रोवाइड नहीं की। हमने उनको जो जितनी भी मामूली एविडेंस भी मिली, हमने उनको अरेस्ट किया, हमने उनको डिटेन किया, आज तक वो डिटेन है। तो फिर आपने डिटेन क्यों किया? आप लोगों ने इल्जामात लगाए, हमने डिटेन कर दिया। अच्छा, कि चलिए ठीक है, कोई मुल्क आपके शहरी पे इल्जाम लगाएगा तो आप उसको डिटेन कर लेते हैं ना? अच्छा ये बता दीजिए मुझे, आपने अरे एक सेकेंड, यूएस ने कितने का इनाम रखा है? हमारा एक पड़ोसी कह रहा है, बार-बार कह रहा है, एजाज अहमद मुझसे बात कीजिएगा तथ्यों पर। हमने रिस्ट्रिक्ट किया, हमने उनको सुन लीजिए ध्यान से, मुझे ये बताएं एजाज अहमद, आप तो इंडिया चिल्ला रहे हैं, इंडिया चिल्ला रहे हैं तब से। एजाज अहमद सुनिए, तो सुनने पर तैयार नहीं है। अरे आपकी बात ही तो सुन रही हूँ, उसी से सवाल पूछ रही हूँ, आपको तथ्यों पर लेकर आ रही हूँ। क्या भाषण देकर थोड़ी जाएंगे सर? यहाँ कोई वोट नहीं मिलना आपको। अच्छा सुनिए ध्यान से, ये हाफिज सईद पर, मैं तो वोट लेने के लिए नहीं हूँ आपकी तरह। सुन तो लीजिए, ये हाफिज सईद पर इनाम क्यों रखा अमेरिका ने? तो पाक साफ आदमी, एकदम फरिश्ता, ऐसे व्यक्ति पर अमेरिका ने इनाम क्यों? मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आपने इल्जाम लगाया, आपने नहीं, आपने तो सर्टिफिकेट दे दिया ना अभी। उनका नाम UN लिस्ट में आया। आपने तो सर्टिफिकेट दे दिया। मेरी बात देखे ना, या तो आप सुनने का तो हाँ, सुनने का तो सवाल, सुनने का दमखम आप भी रखें और सुने। उनका नाम UN लिस्ट में आया, हमने उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ने कुछ एविडेंस दी होगी, हमने उनको डिटेन कर दिया। लेकिन तो फिर यही मैं कह रही हूँ, आतंकियों को क्लीन चिट देने का काम इस डिबेट में मत कीजिएगा। प्रिसाइसली दैट वाज माय पॉइंट। तारिक फतेह, ये यहाँ पर इनसे बात की जाए तो ये घूम फिर कर एक ही सवाल पर वापस लौट आते हैं। अरे हमारे यहाँ इश्यूज हैं तो इंडिया में भी तो इश्यूज हैं, इंडिया अपने इश्यूज देखे। लेकिन इनको जरा सा बता दें, 71 की वॉर को लेकर ये लगातार डिनाइल में है, इन्हें बता दें क्या हालात थे जिसे लेकर ये डिनाइल में है।
ये अभी 26/11 आने वाली है, कल परसों। ये तो इनकी जिंदगी के अंदर हुआ होगा सब कुछ। ये जो एक टांग पे खड़े होके भंगड़ा डाल रहे थे कराची में, और पूरी जो रिकॉर्डिंग है वो एग्जिस्ट करती है कि कैसे कमांडर कराची में बैठ के बता रहे थे कि किसको मारो, और वो कह रहे हैं कि वहां भैया ये तो बोले जहां मुसलमान है वहां मारो ताकि छुप सके, यहूदियों की दुकानें लूट लो। यानी एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। कि ये जो अटैक हुआ मुंबई पे, दिस वाज डन बाय द पाकिस्तान गवर्नमेंट, वाज डन बाय द आईएसआई। वही आईएसआई का चीफ जो है अब बन गया पाकिस्तान का मिलिट्री चीफ। और ये देखिए, ये सैयद भी हैं, ऐसी बात नहीं है, ये आसमान से उतरे हुए हैं। ये अपने आप को डायरेक्ट प्रॉफिट मोहम्मद की औलादों में से समझ रहे हैं। अब बाकी पूरी कौम जो है, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमान सिजदे में इनके पास जाएंगे कि भाई माई बाप हमारा कुछ काम कर दो, क्योंकि आप अभी तक अरबी हैं। यानी 500-600 साल 800 साल हो गए, ये अभी भी अपना वो सैयद लिए घूम रहे हैं कि मैं सैयद हूं, इसीलिए फौजी हूं। ऑल ऑफ देम आर करप्ट। हर एक आदमी ने लूटी है, हर जनरल ने लूटा है पाकिस्तान को। अपनी सोल्जर्स की तनख्वाहें खा जाते हैं। फैंटम कंपनीज हैं इनकी। यानी एक जनरल बैठा हुआ है, उसने एक कंपनी है, 350 सोल्जर हैं, दे डोंट एग्जिस्ट एंड ही टेक्स द सैलरी। यानी ये फौज नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं इंडिया में बैठ के। ये बिल्कुल लुटेरों की गैंग है। जैसे जैसे बंबई से आपके आके गुंडे कुछ कराची में बैठे हुए हैं, ये पंजाब से आके पूरे पाकिस्तान पे बैठे हुए। चलिए एक कमेंट इस पे साइमा अमजद का। जी ले लीजिए। जी साइमा जी, अस्सलाम वालेकुम। जी देखिए, जितनी भी यहाँ पे मैंने डिस्कशन सुनी है उसमें आई एम सॉरी टू से बट सवाए इल्जाम तराशी के कुछ खास ऐसे कंक्रीट और मुझे कुछ इस तरह का वैल्यूएबल डिस्कशन नहीं लगी। कमेंट इसमें मैं यही देखना चाहूंगी कि देखिए, अगर तो इस तरह से माजी के पन्नों ही हमने झांकते रहना और एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी का सिलसिला हमने आगे भी जारी रखना है, तो ये प्रोग्राम तो बड़ा कम हो जाएगा ना। एक दूसरे से बुरा भला कहने से अभी तक हम क्या हासिल कर पाए हैं जो आगे भी हासिल कर पाएंगे। अगर आपका सवाल इस तकर्री पे है कि अब क्या होगा, तो मेरी नजर में ये जो मेरा सवाल इस बात पर है कि फौज का ये जो कबूलनामा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ, हम यहाँ पर जो सरकारें हैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, जिन्हें डेमोक्रेसी में कहा जाता है, दरअसल वो तो फौज सिलेक्टेड थी। देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा सिलेक्टेड थी, उन्होंने ये कहा कल के, अगर आप बाजवा साहब की जो आखिरी खिताब था उसके बारे में अगर कह रही है, उन्होंने कहा ये कहा गया। जब हमने एक गवर्नमेंट आई तो उसने एक को सिलेक्टेड कहा, जब दूसरे ने आई तो उसने दूसरे को इंपोर्टेड कहा। तो उन्होंने ये कहा कि ये उन पे इल्जाम लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल रहा भी होगा। ऑब्वियसली उन्होंने इस नैरेटिव को भी इंडोर्स किया कि कहीं ना कहीं लाने ले जाने में, अगर क्योंकि अगर अब वो ये कह रहे हैं कि फौज आइंदा से पार्टिसिपेट नहीं करेगी किसी भी पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, तो इसका मतलब है माजी में कहीं ना कहीं कर रही थी, चाहे ढके छुपे कर रही थी, चाहे फेस वैल्यू पे वो कह रही थी कि नहीं थी, अब वो आइंदा नहीं करेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि जो ये इल्जाम तराशी है ये नहीं होनी चाहिए। वी लुक फॉरवर्ड टू जो भी नए चीज है। अच्छा, एक चीज है इसमें जो मैं बात करना चाहूंगी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि देखिए, किसी की जाती पसंद नापसंद हो सकती है, इन 5 में से किसी को एक पसंद होगा, किसी को दूसरा, लेकिन इन 5 की कॉम्पिटेंस पे सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि अगर वो यहां तक पहुंचे हैं तो एक बड़े रिगोरस प्रोसेस से होके पहुंचे हैं। वो ऐसे ही नहीं पहुंच गए, उन्होंने बड़े कठिन मराहिल तय किए और आज यहां तक पहुंचे। तो जो भी होगा वो कॉम्पिटेंट होगा। अब इसमें सीनियर मोस्ट भी है, इसमें किसी ने मेरिट पे थोड़ा सा जो सवाल था लोकतंत्र और उसमें फौज की दखलंदाजी, तख्ता पलट, जो एक इतिहास रहा और जो उस पर जनरल बाजवा ने कहा, क्या कहा, सुन लीजिए। मौजूद हाज़रीन, मैं वसूख से कह सकता हूं कि पाकिस्तान आज संगीन माशी मुश्किलात का शिकार है और कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान को इस माशी बुरान से निकाल नहीं सकती, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम लाजिम है। अब वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर अपनी ज़ाती अना को एक तरफ रखते हुए माजी की गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें और पाकिस्तान को इस बुरान से निकालें। इसके साथ साथ हमें जमहूरियत की रूह को समझते हुए और अदम बर्दाश्त की फ़ज़ा को ख़त्म करते हुए पाकिस्तान में एक सच्चा जमहूरी कल्चर अपनाना है। 2018 के इलेक्शनों में बाज़ पार्टियों ने आरटीएस के बैठने को बहाना बनाकर जीती हुई पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया और 2022 में
एतमाद का वोट खोने के बाद एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को इंपोर्टेड का लक़ब दिया। हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। हार जीत सियासत का हिस्सा है और हर पार्टी को अपनी फतह और शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा ताकि अगले इलेक्शन में एक इंपोर्टेड या सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। जमहूरियत हौसला बर्दाश्त और अवाम की राय आमा के एहतराम का नाम है। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो हमें अदम बर्दाश्त और मैं न मानूं के रवैये को तर्क करना होगा। मैं काफ़ी सालों से इस बात पे गौर कर रहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की पामाली यानी कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हिंदुस्तानी फ़ौज करती है, मगर इनके अवाम कम व बेश ही इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसके बरक्स हमारी फ़ौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ़ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फ़ौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फ़ौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फ़ौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। ताहम इस आइनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फ़ौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। फ़ौज पे तनकीद आवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकबात से पुकारा गया। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि फ़ौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी भी मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। क्या आप ये समझते हैं कि मुल्क में एक बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी? ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फ़ौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। फ़ौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब जलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौक़े और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फ़ौज ने मुल्क के वसी तर मफाद में हौसले का मुजाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। जनरल सिन्हा, आप सुन रहे थे जनरल बाजवा ये कह रहे हैं इंडियन आर्मी जो है वो तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करती है और पाकिस्तान की फौज जो है बड़ी पाक साफ है, बहुत ह्यूमैनिटेरियन काम करती है। खैर से ये तो पता चल गया जनरल बाजवा भारत की फौज को किस कदर जानते हैं, किस हद तक जानते हैं। मतलब जीरो होमवर्क है उनका कि इंडियन फौज ना सिर्फ युद्ध के समय बल्कि शांति काल में सबसे ज्यादा काम करती है। शायद नहीं जानते जनरल बाजवा, उन्हें नहीं पता कि यूएन के जो पीस कीपिंग मिशंस होते हैं उसमें कौन अपने सैनिकों को सबसे ज्यादा भेजता है। डिजास्टर, जनरल बाजवा को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने कब नहीं मदद किया पाकिस्तान को। दूसरी बात है, जनरल बाजवा को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि ह्यूमन राइट्स इशू की बात करते हैं तो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, पीओके में क्या हो रहा है। और आप जो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं जनरल बाजवा, तो आप यूगर मुस्लिम्स के बारे में क्यों नहीं मुंह खोलते। तीसरी बात, आप जो हिंदुस्तान आर्मी को ब्लेम कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपके जो भेजे हुए गुंडे और आतंकी जो जम्मू एंड कश्मीर में आएंगे और यहाँ के मुस्लिम यूथ को रेडिकलाइज करेंगे तो हम उनका बाह ममोड़ के उनको 72 हुड के पास भेजने की हम लोग की जिम्मेदारी है और वो हम करेंगे और रुथलेसली करेंगे। ये आप सुन लो, ये मैं संदेश, आप जो आतंकी को भेजोगे उसको हम 72 हुड के पास भेजेंगे। हम राष्ट्र देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप यहाँ के मुस्लिम, जैसे जियाउल हक ने कहा था कि हमारे जो हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं वो हमारे एसेट हैं, आप जो ये डिवाइड एंड रूल करना चाहते हो, देश को कमजोर करना चाहते हो, ये कभी संभव नहीं होगा। आप ही फकीर हो रहे हो। हिंदुस्तान तो बढ़ता जा रहा है, कहां से कहां पहुंच गया, 5th इकोनॉमी पे पहुंच गया है, मिलिटरीली स्ट्रांग है, यहाँ प्रजातंत्र है, यहाँ हम एक मुस्लिम को वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं। आप हमारे क्या तुलना करते हो, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, और सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हो। 6 साल पूरा होने के बाद इस तरह की बातें करते हो, ह्यूमन राइट्स की बात करते हो। आप जियाउल हक, आपने जुल्फिकार को मारा, बेनजीर को मारा, आपने फर्स्ट प्रधानमंत्री लियाकत अली को मारा, आपने जिन्ना को मारा, आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हो। आप अंदर तो अपने झांको,
क्या बात करते हो आप? मतलब कुछ भी जो मुंह में आया बक दो, जा रहे हो तो आपको ये सब चीजें याद आती है। ह्यूमन राइट्स इश्यू है तो आप FATF में कौन गया है? हिंदुस्तान गया है क्या? ठीक है, जल्दी से एक जवाब लीजिए उस्मा हाफिज कारदार कौन से। है? उस्मा कारदार ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो बहुत सॉफ्ट वर्ड होगा कि जनरल बाजवा जो कबूलनामा दे रहे हैं कि हाँ हम अपनी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं उनके काम में, खैर कितनी इलेक्टेड गवर्नमेंट हुई वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन कबूल करते हैं कि हाँ हमने डेमोक्रेसी के साथ छेड़छाड़ की, हमने उसमें लगातार इंटरफेयर किया, इंटरवीन किया। और दूसरी तरफ ह्यूमन राइट्स की दुहाई, बलूचिस्तान, सिंध, POK, पूरी दुनिया जानती है, वेल डॉक्यूमेंटेड है मैडम। देखिए, मैं 1 घंटे से आपके ये जो बेचारे बुढ़े बुढ़े बाबे बैठे हुए हैं, इनकी मैं कहानियां सुन रही हूँ, इनके तोता मैनिया की कहानियां सुन रही हूँ। इनको मेरे ख्याल में ये अब थोड़ा सा डिनाइल की जो स्टेज है ना वो उससे ऊपर गुजर चुके हैं। एक होता है कि बिल्कुल ही आप जिसे कहते हैं ना कि एक लॉजिकल बात आप में करने की सलाहियत नहीं रह जाती है। बात असल में ये है कि जो खौफ और जो डर है इनके अंदर हमारी अफवाज से, हमारी जो अफवाज जो है, जो बेहतरीन अफवाज है, 5th लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी है दुनिया की, उससे ये इतने खौफजदा है कि मुख्तलिफ किस्म के ये जो है कहानियां घड़ेंगे, रोएंगे, पीटेंगे, धाड़े मारेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान की अफवाज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से है। कोई न्यूक्लियर स्टेट है तो क्या कर देंगे मैडम? एक सेकेंड, न्यूक्लियर स्टेट है तो आप डील भी तो न्यूक्लियर स्टेट से ही कर रहे हैं ना मैम? एक सेकेंड, न्यूक्लियर स्टेट है तो आप धमकाएंगे? न्यूक्लियर स्टेट है तो धमकाएंगे आप? उस्मा जी, मुझे आपको फैक्ट करेक्ट करना पड़ेगा, करेक्शन आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ। खैर आपने कितना, जहाँ झूठ की भी जरूरत नहीं थी वहां भी झूठ बोल दिया। मैम इस शो को स्टार्ट हुए अभी 33 मिनट हुए। उस्मा जी की जरा सुनवाइए, कितनी गलतियां कर दी उन्होंने, तथ्यों का इनकाउंटर ऐसे नहीं करना चाहिए। इस शो को स्टार्ट हुए मैडम, इस शो को स्टार्ट हुए अभी 33 मिनट हुए हैं और आपने जनरल सिन्हा की कहानियां 1 घंटे से सुन रही हैं आप। तो मैडम 1 घंटे से आप जनरल सिन्हा की कहानियां कहां सुन रही थी? ख्वाब में सुन रही थी? किसके जहन में डर है? किसे घबराहट हो रही है? आप कह रही है 1 घंटे से मैं कहानी सुन रही हूं। शो को शुरू हुए 33 मिनट हुए हैं। पाकिस्तान की मैडम इतना क्या कंफ्यूजन है भैया? तो बहुत ही मतलब आप खुद ही बयां कर रही हैं कि इंडियन आर्मी का कितना खौफ है वहां पर। कर सके आपका तो ढेले का मुकाबला करने की, आपकी तो 2 शराब की बोतलें लेके तो वो फारिग हो जाते। अभी मैंने पीछे जो खबर देखी कि आप जरा जुबान संभाल कर आप बात करें, जुबान को थोड़ा सा कंट्रोल करें। उस्मा कारदार, आपकी आर्मी के जनरल्स पर करप्शन के चार्ज हैं। जनरल बाजवा ने कैसे $1 बिलियन की संपत्ति बनाई है, ये संगीन चार्ज आपकी आर्मी के चीफ पर लगा है आपके देश में, और आप यहाँ पर लेक्चर दे रही हैं दूसरे देश की आर्मी को। आपके सर्टिफिकेट की तो मैडम बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इस सर्टिफिकेट को संभाल कर रखिए, आप इस सर्टिफिकेट को संभाल कर रखिए और इमरान खान नियाजी से सर्टिफिकेट लेकर आइए अपनी फौज के लिए। पहले उसी पार्टी में थी ना आप। इमरान खान नियाजी से कहिए कि आपकी फौज को सर्टिफिकेट दे, तब आप जाकर दूसरे देश की फौज को लेक्चर दीजिएगा। गौरव भाटिया की आवाज प्लीज। देखिए आदित्य जी, बड़ा तरस आता है इन लोगों पे। जानते हैं अंदर से ये आतंकिस्तान है, भीख मांग के चलता है, लेकिन शब्दों का प्रयोग देखिए। कह रहे थे हमारी आर्मी की कॉम्पिटेंस पे शक ना करिएगा, हम लोग खौफजदा हैं। अरे मैं याद दिलाता हूं, आर्मी चीफ इनका कोई भी रहे, काम तो भारत के सामने नाक रगड़ना ही रहेगा। और कायर कितने हैं देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूं। 1971 में 93,000 इनके सैनिक तो लड़ता है, छाती पे गोली खाता है, नाक रगड़वाई भारत की वीर सेना ने और इन लोगों ने समर्पण किया। ये इतिहास है। और एक और बात बताऊं, जो इनके सैनिक इनके देश के लिए जान देते हैं, जब वो मार गिराए गए कारगिल युद्ध में हमारी वीर सेना द्वारा, तो उनके शव लेने नहीं आए। पाकिस्तान इतना बड़ा कायर है, बोला कि ये तो आतंकी है, हम शव नहीं लेंगे। और देखिए बड़ी बात क्या है, लोकतंत्र पे बात इनके सामने करेंगे तो इनकी छाती पे आग लगेगी। और वजह क्या है, जैसा मैंने बताया 35 साल इनके यहाँ डिक्टेटरशिप रही, तानाशाही रही।
मैं इनको ये भी बता दूं कि अल्पसंख्यक विधायक पाकिस्तान के, आपके चैनल पे भी शो अदिति जी हमने किया था, वो भारत आते हैं संरक्षण लेने। क्यों? क्योंकि इनका जो संविधान है वो इस्लामिक मुल्क बताता है पाकिस्तान को, और हम लोग लोकतंत्र हैं, हर धर्म के अनुयायी की हम इज्जत करते हैं, ये फर्क है। तीसरी बात, जो बात आपने उठाई, खाने के लिए नागरिकों के पास रोटी नहीं है और कमर बाजवा के रिश्तेदार हजारों करोड़ रुपया विदेश में कमा के भ्रष्टाचार से पार लगा देते हैं। आप हमें कोसिए, लेकिन सोचिए कि आपको गधे बेच के अर्थव्यवस्था क्यों चलानी पड़ रही है। इस पे विचार करिए कि इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री आपके देश के क्यों कहते हैं 40,000 आतंकवादी पाकिस्तानी भूमि पर हैं। आप सोचिए कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के लिए बोरिस जॉनसन कहते हैं, यूके के पूर्व प्रधानमंत्री, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड वन मोदी, और जब इमरान खान या इनके प्रधानमंत्री विश्व पटल पर जाते हैं तो उनको कमरे के बाहर स्टूल देके बैठा दिया जाता है, कोई मिलता नहीं है। ये कमाया है इन्होंने, केवल बेइज्जती होती है। तो इसकी अदिति जी की बातों का बुरा मत मानिए, इनके दिल में बहुत जख्म है, वो जख्म बाहर आ रहे हैं। ठीक है, आपने इमरान खान नियाजी का जिक्र किया। कुर्सी गंवाने के बाद सेना और आईएसआई पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए थे, और कल आप कह सकते हैं पाकिस्तान में तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी फेयरवेल स्पीच में दरअसल उन्हीं एलिगेशंस, उन्हीं आरोपों का जवाब देने की कोशिश की। पाकिस्तानी फौज आइन के मुताबिक गवर्नमेंट का इदारा है। गवर्नमेंट के इदारों के सरबरा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, साथ कह रहे हैं हम सियासत में नहीं है। कौन से मुल्क के अंदर आके MI6 का हेड आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? मैंने तो ये कभी इसका प्रेसिडेंट ही नहीं सुना। या तो उनके मुताल्लिक कोई चीज़ हो ना, मसलन कोई सिक्योरिटी का इशू हो, उसके ऊपर आके बात कर। एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये नहीं समझ आई, क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस था, डिफेंस मिनिस्टर वो नहीं कर सकता था? इनका क्या काम था प्रेस कॉन्फ्रेंस पे? पहला मेरा ये ऑब्जेक्शन है कि आप कह रहे हैं हम सियासत में नहीं, और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। उसके अंदर कई इन्होंने ऐसी चीज़ें कही, मैं अगर उनका जवाब देना शुरू हूँ तो मेरे मुल्क को नुकसान पहुँचेगा। मैंने जब से मैं गवर्नमेंट से हटा हूँ, मैंने इतना कोशिश की कि मेरी कोई ऐसी बात ना हो जिससे मुल्क को नुकसान का मतलब कि मेरी फौज को नुकसान पहुँचे। और मैं इंटरनेशनल बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि दुनिया, हमारे दुश्मन चाहते हैं कि पाकिस्तानी फौज को कमज़ोर हो। हमारे दुश्मन चाहते हैं पाकिस्तानी फौज, रोग आर्मी, और इसके पीछे बड़ी देर से पड़े हुए हैं। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कोई मैं ऐसी चीज़ ना कहूं कि दुनिया के अंदर मेरी फौज का इमेज ख़राब हो, क्योंकि पाकिस्तान फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। फौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ़ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। ताहम इस आइनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। फौज पे तनकीद आवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार। तो आपने देखा कैसे इमरान खान नियाजी ने आरोप लगाए और जनरल बाजवा फौज जिसकी साख इन आरोपों के घेरे में लगातार गिरते हुए उसे बचाने की कोशिश करते दिखाई दिए। एजाज अहमद जी, देखिए सियासी बातें और ये जो किसी की भी बात को, एक छोटी सी बात को पकड़कर तनकीद करना ठीक है, आप लोगों का ये इशू है। शायद आपके यहाँ ऐसा हो तो हम भी यही करें, लेकिन देखें ना जो बुनियादी बातें हैं, एक तो गलती तस्लीम करना। पाकिस्तान में ये बहुत कम और इन दुनिया में ये कम रिवायत है, हमारी जैसी सोसाइटीज में, आपके यहाँ भी शायद नहीं है, कि अपनी गलती तस्लीम कर लें।
लेकिन आई नो द जेंटलमैन जो आज आर्मी चीफ मुकर्रर में सिंस ही वाज कैप्टन, उस वक्त उनसे मैं पहली बार मिला था, आज किसी दोस्त से याद दिलाया। वो प्रोफेशनल आदमी है और यही वजह है कि गलतियां की उन्होंने तस्लीम कर ली। लेकिन मुझे आप ये बताइए, ये जो आप हम पर ये बार बार इल्जाम लगाते हैं कि जी फला भेज दिया और उसने बॉम्बे आके यूं कर दिया, दिल्ली में आपने यूं कर दिया, फला यूं कर दिया, तो फिर आपके अदारे, आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? उनको भी तो अपनी नाकामी तस्लीम करना चाहिए। रोग एलिमेंट आपके यहाँ भी है, हमारे यहाँ भी होगा, ठीक है ना। मैं रोग एलिमेंट से ना मैं इनकार नहीं करता हूं, लेकिन जो आप एक सेकंड पहले मैं कमेंट यहाँ पे ले लेती हूँ। अमजद अयूब मिर्जा आपका ये कह रहे हैं हाँ हमसे गलती हो गई, हम सबक सीख रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। ये सबक का ये जो कहते हैं ना हम गलती कर रहे हैं दुनिया को कहने के लिए, ये उसको गलती खुद थोड़े ना मानते। ये तो इनकी डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी है, गलती कैसे हो गई? ये झूठ बोलते हैं। फिर ये कहते हैं कि इंडिया ने बांग्लादेश बनवाया। बांग्लादेश तो इंडिया ने नहीं बनवाया, पाकिस्तान आर्मी ने बनवाया जुल्म कर करके। फिर मैं ये कहते हैं कि इश्यूज आपके भी हैं और हमारे भी हैं। भाई देखें, हमारे जो इश्यूज हैं वो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, यानी कि डोमेस्टिक डिबेट होती है हमारी। पाकिस्तान के इश्यूज तो इंटरनेशनल लेवल पे टेररिज्म के इश्यूज हैं, तो हम वो तो क्वालिटेटिवली दोनों में इश्यूज में फर्क है। फिर ये कहते हैं ये खातून कहती है हमारी आर्मी बड़ी कॉम्पिटेंट है, बड़ी कॉम्पिटेंट है। हाँ है, हम मानते हैं। ये आपका जो नया आर्मी चीफ आ रहा है ये कातिल है कश्मीरियों का। साहिर शमशाद मिर्जा जनरल जो है ये कातिल है, उसको हम कहते हैं POJK में हम इसको कहते हैं बुच्चर ऑफ कश्मीर। बुच्चर ऑफ कश्मीर है ये, जिन्होंने पुलवामा में कत्लेआम किया। ये 10 कोर का कमांडर है था जब ये अफगानिस्तान वॉर के बाद वाया अफगानिस्तान थ्रू फैज हमीद और जनरल सरफराज जो जिसको मार दिया BLA वालों ने, उनके जरिए रावलपिंडी में जनरल शमशाद मिर्जा टेररिस्टों को वसूल करता था। मंगला के पास उनको टेररिस्ट कैंप जो है वहां पे ट्रेनिंग होती थी और फिर उनको कश्मीर भेजता था। ये इंतहाई गलीज किस्म के दो जर्नैल पाकिस्तान के कश्मीरियों के कोई इक़्तिदार में आ गए। और जवाब ले लीजिए अमजद अयूब मिर्जा, जवाब ले लीजिए। एक सेकंड जवाब ले लीजिए। पहले उज़मा कारदार का जवाब पहले, उसके बाद एजाज है। ये जो झूठ के आपने देवता यहाँ बिठाए हुए हैं ना, जो इनको जो तकलीफ हो रही है, जो इनकी चीखें निकल रही है ना, इससे प्रूव होता है कि जो हमने 2 अपॉइंटमेंट्स की हैं आर्मी चीफ की और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की, वो बेहतरीन अपॉइंटमेंट्स हैं। क्योंकि रोने धोने पिटना मचा हुआ है। इनको पता है कि ये बेहतरीन अफसरान हैं और इनके सामने हम खड़े नहीं हो सकते। और अब हमारी शामत आई के आई। देखिए, रोना धोना इसलिए भी है ना, फेटअप से आपने इतनी मेहनत की, इतनी लॉबिंग की, कांग्रेस में किस किस के पास आप नहीं गए, किस किस के पास आपने राम कहानी नहीं दी, झूठ के पलंदे आपने किस किस को नहीं दिए, और आप हमें फेटफ में पहुंचा के बड़े खुश थे कि पाकिस्तान तो देखो ना, ये तो फेटफ की ग्रे लिस्ट में आ गया। अब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चल गया है कि पाकिस्तान जो है उसने अपने आप में जितनी भी वो उनकी शराइत थी वो सारी उस पे पूरे उतरे हैं और उन्होंने सारा अपना जो मामला है वो दुरुस्त कर दिया है। पहले फेल हो रहे थे ना, अरे मैडम आपने तो खुद ही अपनी बात में फंस गई हैं आप। पहले फेल हो रही थी ना, पहले आपका देश फेल हो रहा था, आपकी फौज भी फेल हो रही थी। आपके जो टेरर आउटफिट्स थे वो आप ही की जड़े जो थे वो खोदने का काम कर रहे थे, आपने कबूल कर लिया। ये अच्छी बात है। कहते हैं समझदारी में ना अक्सर सच भी बाहर आ जाता है, ज्यादा समझदार बनो तो सच बाहर आ जाता है। हमने तो FATF, और मैडम आपकी तो एवरेज है, आप FATF में जाते हैं और फिर 2 साल के लिए बाहर आते हैं और फिर जाते हैं। ये तो आपकी एवरेज है 2007-8 से। आप एंट्री करते हैं वापस चले जाते हैं, आप तो घूमने गेस्ट अपीयरेंस के लिए आते हैं FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर। FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर तो आपका गेस्ट अपीयरेंस होता है मैडम, ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है आपका। मैंने आपको कल भी समझाया था, आप भूल जाती हैं, तो मुझे बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है कि FATF को लेकर आप इतनी ज्यादा उत्साहित हैं इस वक्त। यानी जब FATF की ग्रे लिस्ट में थे तो वो तमगा था आपके लिए, वो तमगा भी था आपके लिए। आज आप उस ग्रे लिस्ट में जो अभी हाफिज सईद को लेके इजाज
फयाज अहमद कह रहे थे हमने जेल में रखा है, हमने जेल में रखा है, जेल में तो रखना पड़ेगा, नहीं तो ये जो कटोरा लेकर आप घूम रहे थे वो तो आपको कटोरे में भी भीख नहीं मिल रही थी। आपके प्रधानमंत्री का शब्द थे, शहबाज शरीफ कह रहे थे मैं किसी को फोन भी करता हूँ तो उसको लगता है मैं बस पैसे मांग लूंगा, मैं कर्जा मांग लूंगा। ये आपके प्रधानमंत्री के शब्द थे। मैम आप क्या बातें कर रही हैं? आप कम से कम फैक्चुअल तो रहिए। आप एक बात बताएं उज़मा जी चलिए आपको जनरल मुनीर में बहुत काबिल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिल गया। मैडम एक सेकंड तो सुन लीजिए, आर्मी में कितने साल तो सर्व, कुछ दशक तो सर्व किया ही होगा। अरे मैडम कुछ टाइम तो ISI के प्रमुख रहे, सुन तो लीजिए। अरे उज़मा जी आपके काबिल ऑफिसर के बारे में पूछ रही हूँ, आपके ही काबिल ऑफिसर के बारे में पूछ रही हूँ। तो ये जो 71, 99, 65, 47 ये सब क्या हो रहा था? ये कौन हार रहा था? कोई नहीं हारा। हमारी जो अफवाज है वो बेहतरीन है। हमने 65 की वॉर भी जो है जीती है। और कैसे जीती थी? जब इंडियन आर्मी पहुंच गई थी लाहौर, वहां जीती थी? आप लोगों ने जाके ना इंडियन आर्मी जब लाहौर पहुंच गई थी तब जीती थी आपने वो लड़ाई। एक सेकंड तारिक फतेह 1961। गौरव भाटिया आपसे लूंगी कि मुझे नहीं लगता आपको 65 याद होगी, तो यहाँ पे मैं एक बार तारिक फतेह से पूछ लेती हूँ। 65 में जो पाकिस्तान ने जंग जीती थी, तारिक फतेह आपको तो याद होगी वो जंग की इंडियन आर्मी पहुंच गई लाहौर और जंग जीती पाकिस्तान ने। हाँ हम तो दिल्ली के आसपास घूम रहे थे, तैमूर हमारे आगे आगे था और पीछे हमारे बाबर था, और हम आपको पता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले जाके ये तमाम जो आंटियां इनके सर पे वो डाल रहे थे ताकि अकल निकल जाए और ये प्रेजेंटेबल हो जाए, और फिर हमको बुढ़ा कहे कि भैया इसको कैसे इतना पता। तो यू आर टॉकिंग टू पीपल हु हैव नो कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द ट्रूथ। ये तो पैदा होते के साथ ही झूठ बोलते हैं। इनका आप यकीन, यू विल नॉट बिलीव इट कि बच्चा पैदा होते ही उसे पहले हिंदुओं को गाली देना सिखाया जाता है। ये ऐसी सोसाइटी है कराची के अंदर जहां गोवंस और ज़ोरास्ट्रियंस रहते थे, वहां कोई रह ही नहीं सकता। जो टॉप शहर था हिंदुस्तान का, वहां सिवाय पान की पीकों के और कचरों के इन्होंने कुछ नहीं किया। दे डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। क्यों? ये सबके सब या तो बनना चाहते हैं यूरोपियन या अरब। अब भी जो आया आपका जनरल वो सैयद है, वो अभी तक हिंदुस्तान ही नहीं आया। ही इज द डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। वो कर रहा है। आप सोचिए कि द रियलिटी इन देयर माइंड्स इज दैट दे वन द वॉर, कि 65 में इन्होंने जंग जीती। आपको पता है कि 65 में द इंटायर पाकिस्तान आर्मी हैड वन फील्ड गन जिसका नाम रानी थी। तो रोज रात को एक गोला मारते थे वो इंडिया की तरफ, और गलियों में बच्चे कहते थे रानी वज्जी आज। They had nothing. They surrendered. मुना बाव उठा के वहां से पकड़ के they couldn't move ahead. जम्मू जहां से इन्होंने क्रॉस किया इंडियन कश्मीर, they failed over there. जो इन्होंने लोगों को ऑपरेशन जिब्राल्टर उसका नाम था, the entire Pakistan army had to surrender to ordinary villages in जम्मू एंड कश्मीर। इनको पता ही नहीं है, ना किताब पढ़नी आती है, ना कोई कभी अखबार देखा इन्होंने। एब्सोल्युटली नथिंग। गौरव भाटिया जल्दी से एक कमेंट अब गौरव भाटिया का, उसके बाद असीम राजा पाकिस्तान से जर्नलिस्ट है। पहले गौरव भाटिया। गौरव भाटिया आप कैसे डील करेंगे ऐसे लोगों से? कैसे आप ये जो भारत में भी बड़ी आवाजें रहती हैं पाकिस्तान के साथ अमन शांति दोस्ती का पुल, अमन चैन का पुल, लेकिन जब अक्रॉस द टेबल लोगों के मन में इतना द्वेष, इतनी नफरत, इतनी घृणा हो इंडियन आर्मी के लिए, तो आप ये दोस्ती का पुल कैसे बना देंगे? देखिए आदित्य जी, ऐसा है कि दोस्ती का पुल तो मुझे पता नहीं, लेकिन भारत इतना मजबूत हो रहा है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि अगर ये आतंकिस्तान बदला नहीं तो ये नेस्त नाबूद हो जाएगा। और यहाँ पे जो गेस्ट पैनलिस्ट बैठी थी वो भूल गई किस तरह से 2 टुकड़े पाकिस्तान के भारत ने ही किए थे। आगे भी हो सकते हैं, ये बात याद रखिएगा, अपने को सुधारिए। और मैं इनको एक प्रमाण देता हूं कि देखिए राजनीतिक हैसियत जो है विश्व पटल पे फर्क क्या है।
आपने देखा था ना, नरेंद्र मोदी जी व्लादिमीर पुतिन के साथ जब बातचीत करते हैं तो उन्होंने एक वक्तव्य कहा, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, जो कि अभी हमने देखा विश्व पटल पर उसे अपनाया गया। दूसरी तरफ एक चिट्ठी है, ये पाकिस्तान के जो पूर्व में विदेश मंत्री रहे हैं, 2021 की है। वो लिख रहे हैं कि इमरान खान भेंट करना चाहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति से, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति उनको समय नहीं दे रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, इस वक्त जब नरेंद्र मोदी जी बगल में बैठ के बराबर से बात कर रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, ये चिट्ठियां लिखी जा रही थी कि कृपया करके हमें समय दीजिए। ये फर्क है दोनों में। और एक बात मैं और कहूं, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं जब ये कहते हैं कि रोग एलिमेंट्स दोनों देशों में है। एक तथ्य ये है, 132 यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादी पाकिस्तान में है। मैं चुनौती देके कहता हूं, एक आतंकवादी बता दीजिए उन्होंने भी हाल फिलहाल में शील्ड करवाया जिसका कोई लिंक भी भारत से नहीं। और कितनों को तो इन्होंने हाल फिलहाल में शील्ड कराया भाई, चाइना की मदद से, ताकि वो डेजिग्नेट ना हो पाए टेररिस्ट। बिल्कुल। असीम रजा वीटो करवाते। अब तो जनरल बाजवा भी मान रहे हैं कि डेमोक्रेसी को कभी पनपने ही नहीं दिया गया, वहां पर इतनी इंटरफेरेंस रही फौज की। जी, वो तो खैर खासतौर पे देखें ना जी, माजी की गलतियों के हवाले से उन्होंने इस बात का तस्करा किया और वो इस चीज के ऊपर कह रहे हैं कि हम ए पोलिटिकल हैं और अब आइंदा रहेंगे, लास्ट फरवरी से हो जाएंगे। और उस चीज को एक्सेप्ट किया उन्होंने कि पोलिटिकली जो इंटरवेंशन करते रहे, पाकिस्तान में मुदाखलत रही आर्मी की तरफ से, उन्होंने कहा कि वो नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि ये तो हिस्ट्री है कि पाकिस्तान में मार्शल आर्ट लगते रहे। तो उसको उन्होंने बोला कि गलत था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। और उन्होंने कहा कि आइंदा के लिए हम पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतों के साथ ए पोलिटिकल रोल अदा करते रहेंगे। और उसमें मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात है, ताकि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और मजबूत हो और पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसको और, जिसे कहते हैं, पनपने का मौका मिले। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक, जैसे कह सकते हैं, सिग्नल दिया गया है फॉर्मर आर्मी। लेकिन उन्हें 6 साल लग गए बात समझने में। देखिए, क्योंकि इमरान खान नियाजी ने हकीकत का आईना दिखाया और मैदान पर उन्हें चैलेंज कर दिया, उसके बाद ये फौज की गिरती साख को बचाने की एक कवायद है। देखिए, वही बात आती है दितिया कि जब हम बात करते हैं इमरान खान साहब की या नवाज शरीफ साहब की, आसिफ अली जरदारी की, हमेशा उन लोगों ने पॉलिटिकल फोर्सेस को चैलेंज किया और चैलेंज करते रहे। उसकी वजह यही थी कि यहाँ पे मन मंशा और मन मर्जी की चीजों के हवाले से बात होती रही कि हमारी मर्जी का आर्मी चीफ लगे। अनफॉर्चुनेटली नवाज शरीफ साहब जब भी ये काम करते रहे, उनके लिए हमेशा वो चीज उनके अगेंस्ट साबित हुई और उनके लिए बड़ा एक डेडलॉक बना आगे जाके, और उसके बाद उनको हुकूमत से हाथ धोना पड़ा। तो ये एक डिस्टेंस क्रिएट करना या फिर एक सेंटिटी क्रिएट करना जो था वो बहुत जरूरी था। इमरान खान साहब होते या जो भी होते, लेकिन मामला यहाँ पे ये है कि फौज को अपना किरदार जो है उसके हवाले से रिविजिट करना पड़ा और फौज ने इस चीज को डिसाइड किया कि पॉलिटिकल मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे, फेवरेटिज्म है या नहीं है किसी के कहने पर। लेकिन फिर वही सवाल उठेगा जो मैंने आपसे पूछा था असीम रजा, कि वक्त रहते अपने कार्यकाल के दौरान, अपने टेन्योर के दौरान वो इस तरह से खुलकर सामने क्यों नहीं आए? और जो डीजी ISPR लगातार आपके यहाँ तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का उनके एक लंबा सिलसिला है, क्या वो जो पाकिस्तान की आवाम से झूठ बोल रहे थे उसके लिए कोई माफी मांगेगा? ये वो सवाल रहेंगे जो एक डेमोक्रेसी में उठने चाहिए, फौज के किरदार को लेकर भी उठने चाहिए और उस बारे में बोलना चाहिए था जनरल बाजवा को। खैर, जनरल बाजवा ने क्या कुछ का एक बार अपने दर्शकों को सुनवा देते, क्योंकि 1971 की जो जंग रही उसमें जो पाकिस्तान को शिकस्त मिली उसको लेकर एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। मौजूद हाजरीन, मैं आज आपके सामने एक ऐसे मौजू पर भी बात करना चाहता हूं जिस पे अमूमन लोग बात करने से गुरेज करते हैं, और ये बात 1971 में हमारी फौज की साबका मशरकी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। मैं यहाँ पर कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले, साबका मशरकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियां पेश की, जिसका इतराफ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने भी किया है। इन बहादुर गाजियों और शहीदों की कुर्बानियों का आज तक कौम ने इतराफ नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं आज
इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इन तमाम गाजियों और शहीदों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और पेश करता रहूँगा। वो हमारे हीरो हैं और कौम को उन पर फ़ख्र होना चाहिए। इजाज अहमद, एक के बाद एक इतने सारे कबूलनामा कटघरे में तो आपके देश को ही खड़ा कर रहे हैं और आपकी सियासत को ही खड़ा कर रहे हैं। आपको 71 बड़ा याद रहता है, पता नहीं 65 के आप दावे क्यों करते रहे, लेकिन हम यहाँ आर्मी म्यूजियम में वो जीप खड़ी हुई है जो आपके मेजर जनरल जो थे 16 डिवीजन नहीं आपको छोड़कर भागे थे। मैं तो 65 की भी बात कर रही थी, आपने सुना नहीं? तारिक फतेह से मैंने पूछा। देखिए ना, आपको आपका वीक पॉइंट याद दिलाया जाए तो आपको कौन सा वीक पॉइंट है हमारा? 71 आप वीक पॉइंट बताते हैं जिसमें आपके देश के 2 टुकड़े हो गए। अभी वो वीक पॉइंट इंडिया का है। आप कह रही थी कि पाकिस्तान, पहले आप कह रही थी कि उसमें इंडिया का कोई रोल नहीं। अभी आपके ये जो दानिश्वर साहब तशरीफ फरमा थे, ये तस्लीम कर रहे थे कि इंडिया ने पाकिस्तान को तोड़ा। तो ये बात, ये अगर आप लोग भी हकायक तस्लीम करें, क्या आप हम पर आतंकवादियों का इल्जाम आयद करते हैं, लेकिन इल्जाम नहीं लगाते, आपके आतंकी पाए जाते हैं भाई। ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने अबोटाबाद में मारा था। कुलभूषण कौन है? कुलभूषण का राग आपने लगा रखा है। चलिए दुनिया के मोस्ट वांटेड की बात करते हैं। दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की बात करते हैं। कौन था ओसामा बिन लादेन? वो अबोटाबाद में क्या कर रहा था? मैं देखिए ना, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानी नहीं था। मैं ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद में क्या कर रहा था, यही तो सवाल पूछ रही हूँ आपसे। अरे आपकी इतनी काबिल फौज को नहीं पता था कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में है? मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि आपने गलती की, गलतियां सब करते हैं, लेकिन गलती ये ओसामा बिन लादेन इंडिया की गलती है? पाकिस्तान में अगर ओसामा बिन लादेन मारा जाए अबोटाबाद में, वो इंडिया की गलती है? और अब गलतियां नहीं करेंगे, ए पॉलिटिकल। एजाज अहमद साहब क्या बोल रहे हैं सर? ओसामा अबोटाबाद इंडिया में है। अगर आप कोई अबोटाबाद इंडिया में है सर। अगर आप लोग डेमोक्रेट हैं तो इस बात को सपोर्ट करना चाहिए कि डेमोक्रेसी नहीं अबोटाबाद इंडिया में है क्या? इजाज अहमद, मैंने तो अभी उनकी बात ही नहीं की जिनकी बात इंडिया करता है। ये ओसामा बिन लादेन की बात तो मैंने इसलिए की, कम से कम वहां तो आपको कबूल करना पड़ेगा क्योंकि यूएस कर रहा था। वैसे तो आप डिनाइल में रहते हैं। मैंने तो आपसे अभी हाफिज सईद को लेकर थोड़ी देर पहले गौरव ने पूछा था, आप निशब्द हो गए उस समय जब मैंने पूछा कि अमेरिका ने इनाम क्यों रखा है। आपके यहाँ न्यूक्लियर आर्सेनल मार्केट में बेचने के 3 वाकयात हुए। आपके अरे आप न्यूक्लियर आर्सेनल पहले आप डिसाइड कर लें, आप डिसाइड कर लें आप कहना क्या चाहते हैं। आप एक के बाद एक भाग रहे हैं, एक के बाद एक मत चेंज कीजिए ना। गोल पोस्ट नहीं, आप मैदान से भागते दिखाई दे रहे हैं। आप एक बात देखिए ना, मुद्दे पर रहे। मुद्दे पर जब FATF की ग्रे लिस्ट में आप थे, FATF की ग्रे लिस्ट में जब आप थे तो क्यों थे? क्यों थे? दुनिया को आपसे कोई दिक्कत थी? दुनिया आपसे नफरत करती है? दुनिया को आपकी फौज पसंद नहीं है? या दुनिया को जो आपके यहाँ आतंकी तंजीमें उनसे दिक्कत हो रही थी? आर्ग्यू करेंगी तो आपको आगे से आर्गुमेंट मिलेगा। आप एजाज अहमद आर्गुमेंट तो दें आप। एक भी आर्गुमेंट नहीं दे पाए हैं आप सर, एक भी आर्गुमेंट ही तो नहीं दे पाए आप। आपकी आवाम भी हंस रही होगी। हमने तो कभी देखिए ना, हम हिस्ट्री से एस्केप नहीं करते। हमने हिस्ट्री से तो एस्केप नहीं। चलिए ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था? ओसामा बिन लादेन को कहाँ मारा? एक सेकंड, आप भागते नहीं हिस्ट्री से। ओसामा बिन लादेन को कहाँ मारा गया? मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, ओसामा बिन लादेन को कहाँ मारा गया? इजाज अहमद, एक ऐसा नाम है जिसे आप बोलना भी नहीं चाह रहे इस वक्त, जिस नाम से अभी बड़ी थोड़ी देर पहले उस्मा जी बोल रहे हैं ये डर गए, बौखला गए, भाग गए, कांप रहे हैं, छटपटा रहे हैं। ओसामा बिन लादेन को लेकर ऐसा हाल तो मैंने किसी का नहीं देखा। इतना तो अमेरिका को टेंशन नहीं हो जितना एजाज अहमद नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं। यहाँ पर बोलने तक से उनको डर लग रहा है। तारिक फतेह मुस्कुरा रहे। तारिक फतेह देखिए वो घबरा जाते ना, आप भी ज्यादती कर रही है ना। उन हर एक को टाइम दिया करें, बेचारे मारे हुए लोग हैं, इनके ऊपर फौजी एक गया दूसरा आया, रहम करें कुछ इन पे। इनके दिमाग अपनी जगह पे नहीं रहते। ये इनके मौका मिले तो कायदे आजम को मार्केट में जाके बेचा है इन्होंने, जैसे जिना ने बेचा खोड़ों को और ममडोट को और हर एक को, और बंगालियों को जाके बोला कि तुम्हारी मादरी जबान आज से उर्दू है, और बाकी सारे पाकिस्तानियों ने कहा बल्ले बल्ले। देखिए, डोंट एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम पीपल हु हैव बीन एजुकेटेड इन पाकिस्तान। वहां किताब 500 छप जाए तो वो बेस्ट सेलर होती है। 20 million people together cannot buy more than 500 books a year. It is one of the most unread people on earth. ये बलोचिस्तान के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान में जब बम्बार्डमेंट करके अपने लोगों को मारते हैं, अपनी बेटियों को रेप करते हैं, तो they genuinely feel they are fighters of Islam.
ये इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान क्या अभी बगैर नहीं बात आपकी सुनी जा सकती है भाई। आपके जो इस वक्त पंजाब है वहां सेलिब्रेट करते हैं क्या साडे फौजियों ने जाके बांग्लादेश दी औरतों को रेप किया। दिस इज योर प्राइड दैट यू रेप। मुझे तो आज तक कोई ऐसा नहीं मिला। अरे आप तो और कौन, किसका कोई नहीं मिला। वो कौन रेप कर रहा था मुसलमान औरतों को? आज कौन कर रहा है रेप बलोचिस्तान में लड़कियों को? हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा के नहीं आती वहां से, वो शहर में मिलेंगी आंटी आपको। ये ठीक है, अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं जाते, मुझे इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना होगा। मुस्लिम जैसे जियाउल हक ने कहा था कि हमारे जो हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं वो हमारे असेट हैं। आप जो ये डिवाइड एंड रूल करना चाहते हो, देश को कमजोर करना चाहते हो, ये कभी संभव नहीं होगा। आप ही फकीर हो रहे हो। हिंदुस्तान तो बढ़ता जा रहा है, कहां से कहां पहुंच गया, 5th इकोनॉमी पे पहुंच गया है, मिलिटरीली स्ट्रांग है, यहां प्रजातंत्र है, यहां हम एक मुस्लिम को वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं, प्रेसिडेंट बनाते हैं। आप हमारे क्या तुलना करते हो? कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, और सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हो। 6 साल पूरा होने के बाद इस तरह की बातें करते हो, ह्यूमन राइट्स की बात करते हो। आप जियाउल हक, आपने जुल्फिकार को मारा, बेनजीर को मारा, आपने फर्स्ट प्रधानमंत्री लियाकत अली को मारा, आपने जिन्ना को मारा। आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हो? आप अंदर तो अपने झांको, क्या बात करते हो आप?